दी थी, कितने क्वेश्चन किए थे उसमें? यस मैम। क्या चैप्टर 1 के कितने क्वेश्चन कर लिए थे बच्चे जो मैंने मैंने चैप्टर 1 के एक्सरसाइज वाले वो एग्जांपल नंबर 5 तक किया था, उसके बाद आपने 1.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 करवाया था। अच्छा, तुमने क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल मतलब चैप्टर 1 किया ही नहीं हुआ तुमने, तो एचसीएफ के बाद नहीं किया? हाँ जी मैम। एचसीएफ तो किया हुआ ना? हाँ जी मैम, एचसीएफ किया हुआ। चल ठीक है, एलसीएम करवा देती हूँ। ठीक है, तो एलसीएम में पता क्या होता है, आपने जैसे एचसीएफ निकाला था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इसमें भी फाइंड मल्टीपल ऑफ द गिवन नंबर्स। ठीक है, गिवन नंबर से डिवाइड होने वाले नंबर्स हम निकालते हैं, तो हम निकालते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इतना क्लियर हो गया? जो तुमने कल वाली वर्कशीट में सारी वर्कशीट ही रहती है बस। चल फिर तुम्हें यही करवा देती हूँ मैं, चैप्टर 1 ही करवा देती हूँ, तुम्हारा एलसीएम हो जाएगा। तुमने लास्ट की 2 क्लासेस मिस की है मेरे हिसाब से, है ना? मैम कल वाली क्लास मिस की थी, बाकी तो लगाई थी मैंने। अच्छा, तो एलसीएम बिल्कुल भी नहीं आता एक्सरसाइज 1.2? मैम एलसीएम भी किया हुआ है, वो √2 का इरेशनल निकालने वाला नहीं आता मुझे। वो मैं करवा देती हूँ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 ये सब आते हैं एक्सरसाइज 2 के, ये करवा दी मैंने, तुमने किया है नोटबुक पे? 1.2 के मैम किए हुए ये वाले। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 भी मैंने करवाया होगा तुम्हें, जिसमें लिखा है गिवन दैट एचसीएफ, ये करवाया है? मैम ये भी करवाया हुआ आपने। करवाया बच्चे, ठीक है। अच्छा, 5th मैंने आपको करवाया था ना? हाँ जी मैम। अच्छा, 5th का ना एक लिखने का वे, अच्छे वाला जो वे था, मैंने वो आपको समझाना था, मैंने दूसरी क्लास में लिखवाया था, शायद तुमने लिखा है? नहीं मैम मैंने नहीं लिखा। हाँ लिखो। क्वेश्चन नंबर 5 करवा रही हूँ एक्सरसाइज 1.2 का, और ये आ जाता है। आज डीएवी वाले बच्चों ने अपना ग्रुप में पेपर मैंने कहा है शेयर करने के लिए, दे विल शेयर, तो यू कैन सी आपके क्वेश्चंस किस हिसाब से आते हैं। ठीक है, ओके मैम। देती हूँ उनको, अभी पेपर दिखा कर गए साकेत, और क्या था दूसरा बच्चा, क्या नाम था? तन्मय। देखो उसमें एक्सरसाइज 1.2 में ना उसमें लिखा हुआ है कि प्रूव दैट 4n दिया हो जो आपके एग्जांपल में है, और क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है 6n, या फिर लिखा हो 9n, एनी नंबर। ठीक है, तो उसने लिखा है चेक वेदर 6n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर वैल्यू ऑफ n। कोई भी आपको नंबर दिया हो, आपको चेक करना है 6n के यूनिट्स प्लेस पे 0 आता है कि नहीं। इसका मतलब पता क्या है, मैंने आपको दे दी ये वाली नंबर, ठीक है ना, आपको ये नहीं कहा 6 4 के एंड में 0 आएगा कि नहीं आएगा, मैंने कहा ये 6 की पावर मैंने दिया है, बहुत बड़ा सा नंबर, इसको सॉल्व किए बिना मुझे बताओ कि क्या यूनिट्स प्लेस में 0 आएगा कि नहीं आएगा। क्लियर हो गया? तो इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, विदाउट कैलकुलेशंस हम प्रूव कैसे करते हैं, तो इसमें हम लिखेंगे लेट्स assume, write it down, let's assume that 6 raised to power n, let's assume that 6 raised to power n ends with a 0 for some non-negative integer value of n. Let's assume that 6 raised to power n ends with a 0 for some non-negative integer value of n. 6 raised to power n के एंड में मान दिया हमने 0 आता है, ठीक हो गया? तो अगर 6 raised to power n के एंड में 0 आता है, therefore ये लिखेंगे 6 raised to power n should be divisible by 10। क्लियर हो गया ना? इसका मतलब 6 raised to power n जो है वो 10 से डिवाइड हो जाएगा, और 10 क्या होता है 2 into 5। Therefore prime factorization of 6 raised to power n should have
both the prime numbers 2 and 5. इतना क्लियर है? Yes, Prime ma'am. factorization of 6 raised to power n should have both the prime numbers 2 and 5. क्लियर हो गया? ये बेटा रटा टाइप प्रूफ है, इसको ऐसे ही चेपना है, बस रटना है इसको। 6 की जगह 9 दिया होगा, 5 दिया होगा, 7 दिया होगा, एनी नंबर आपको बस अकॉर्डिंगली से चेंज कर देना है। ठीक हो गया? Okay, ma'am. अब लिखेंगे but 6 raised to power n is 2 into 3 raised to power n. Okay, ma'am. Since the prime factorization does not have 5, so by fundamental theorem of arithmetic, 6 raised to power n cannot end with 0 for any natural number n. क्लियर हो गया बच्चे? Yes, ma'am. अब यही आपको एग्जांपल देखोगे तो 4 raised to power n लिखा हुआ है ना? एग्जांपल 5 देखो, कंसीडर the number Yes, 4 ma'am. raised to power n where n is a natural number. Check whether there is any value of n for which 4 raised to power n with 4 raised to power n ends with digit 0. तो इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हम लिखते हैं यहाँ पर इसे ऐसे that let us assume that 4 raised to power n ends with 0 for some non-negative या for some natural number value of n, या 4 raised to power n should be divisible by 10 equals 2 into 5. Prime factorization of 4 raised to power n should have both prime numbers 2 and 5. समझ में आ गया ना मैं कैसे कैसे रिप्लेस कर रही हूँ? अब Yes, यहाँ पर ma'am. 4 raised to power n को लिख दूंगी 2 into 2. So prime factorization does not have 5. कभी अगर 9 raised to power n दिया होगा तो it is 3 into 3 है, तो it does not have 2 and 5. समझ में आ गया? Yes, ma'am. है ना? तो वो वैसा का वैसा ही आपको लिख देना है। Okay, ma'am. तो अगर क्वेश्चन नंबर 5 आता है, नेक्स्ट वी चेक फॉर क्वेश्चन नंबर 6. आपका बिल्कुल अगर क्वेश्चन आएगा ना एज इट इज ही आ जाएगा, दूसरा वाला मेथड कोई होगा इसमें, बस ऐसे ही बस इसको लिखना है, 2 मार्क्स में आता है। क्या Okay, है हमारे पास क्वेश्चन 6, एक्सप्लेन why 7 into 11 into 13 plus 13, एक ये नंबर दिया हुआ है एंड दूसरा एक नंबर दिया है 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite numbers. ठीक हो गया? Yes, ma'am. एक्सप्लेन करना है कि कॉम्पोजिट नंबर क्यों है, उनको सॉल्व नहीं करना। ये तो आप सॉल्व करके कर सकते हो कि 77 into 13 plus 13 फिर उसको फैक्टराइज कर लिया, ये नहीं करना। हमें लॉजिकली डिराइव करना है कि क्या ऐसा कोई नंबर है जिस इस फॉर्म में दिया हुआ है तो वो कॉम्पोजिट है या प्राइम है, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है? तो इस केस में क्या करेंगे, हमेशा ऐसे नंबर्स में ना कोई कुछ ना कुछ ये और प्लस अदर नंबर दिया होगा, बीच में प्लस का साइन या माइनस का साइन दिया होगा, है ना? क्योंकि ऑफ कोर्स अगर सारे मल्टीप्लाई है तो फिर वैसे ही वो कॉम्पोजिट नंबर है ना? तो इसमें हम क्या करेंगे, इन प्लस साइन की जो 2 टर्म्स है ना, आप देखोगे उसमें से कुछ कॉमन निकलता है कि नहीं? 13 कॉमन निकल गया दोनों में से। Yes, ma'am. 3 कॉमन निकलने के बाद क्या बन जाता है, 7 into 11 into 1 plus 1. मैम फिर तो 37 भी कॉमन निकल रहा था। 7 बेटा दूसरे टर्म में है नहीं ना? ओके मैम। है ना? 7 कैसे कॉमन आ जाएगा?
इस टर्म में से 13 ले लिया, फिर प्लस साइन लगाया, यहाँ 13 है तो 1 लिख दिया बस। ओके मैम। ठीक है ना, तो ये 13 इंटू सम नंबर हो गया 7 इंटू 11 प्लस 1। अब चाहे यहाँ आंसर 13 आए, चाहे कोई और कॉम्पोजिट नंबर आए, चाहे कोई प्राइम नंबर आए, तो ये क्या नंबर कॉम्पोजिट होगा कि प्राइम होगा? तो यहाँ हम लिखेंगे बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, दिस नंबर इज कॉम्पोजिट। समझ में आ गया? ओके मैम। क्योंकि ये हमें दिया हुआ 13 इंटू 7 इंटू 11 प्लस 1, तो यहाँ से एक नंबर आ गया, यहाँ से एक 13 आ गया, दोनों को, दो नंबर्स को, अलग अलग नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा एक कॉम्पोजिट नंबर बन के आएगा। यस मैम। तो ऐसे इसलिए हमने बस ये 2 लाइंस लिखकर प्रूव करना है, कोई प्लस माइनस कोई सॉल्विंग नहीं करनी इसमें। ओके मैम। ठीक है, ऐसे अब आ जाओ सेकंड वाले। करवाओ सेकंड वाला। यस मैम। अब देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। तो इसमें से कॉमन क्या लेंगे? मैम इसमें से मैम 5 ले सकते कॉमन? 5 कॉमन लेंगे क्योंकि दोनों में 5 है, तो ये आ जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। तो अब जैसे ये आ गया, साथ ही हमने लिख देना है बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक दिस नंबर इज कॉम्पोजिट। ओके मैम। इतना लिख लो। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन किया हुआ तुमने? यस मैम किया हुआ है। मैं ना आपको एक वर्कशीट भेजती हूँ, मेरे दूसरे नंबर से होगी वो। ठीक है, दूसरे व्हाट्सएप से भेजूंगी आपके पास, तो उसको एक बार देख लेना। उसमें क्या है, जो ऐसे वाले क्वेश्चन है ना, वो 3-4 क्वेश्चन और दिए हुए हैं मैंने, वो आपने करने हैं। ओके मैम। एक बच्चे भेजा है, बहुत सारे पेजेस है, लास्ट के 2 पेजेस चेक करने हैं जिसमें रियल नंबर्स की वर्कशीट लिखा होगा। लास्ट के 4th लास्ट नंबर 7th पेज पे आ जाओ, पीडीएफ के ना 7th पेज पे चैप्टर 1 क्लास वर्क 1 लिखा हुआ है रियल नंबर्स। यस मैम। तो इसमें आपको करना है क्वेश्चन नंबर 7। जैसे ये क्वेश्चन किए हैं ना, ऐसे क्वेश्चन नंबर 7 करके मुझे भेजो। मतलब बताओ कैसे लिखोगे इसको? मैम अभी करके भेजना? अभी करके सॉल्व करके ना, अभी साथ साथ सॉल्व करो मतलब। ओके मैम। क्लास वर्कशीट 1 रियल नंबर्स का ये वाला क्वेश्चन 7 इंटू 11 इंटू 26 प्लस 30। कॉमन क्या लेंगे इसमें? मैम हम 26 को 13 इंटू 2 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। मैम फिर 13 कॉमन आ जाएगा। बिल्कुल 13 कॉमन आ गया, तो आपके पास क्या आ जाएगा ये? बस इतना लिखने के बाद नेक्स्ट क्या लिखोगे? मैम 13 कॉमन जब आ जाएगा तो ब्रैकेट में 7 इंटू 11 इंटू 2 आ जाएगा। 1 सो मैम इस वे फिर लिखना बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक दिस नंबर इज कॉम्पोजिट। यस बिल्कुल। ऐसे इसके सेकंड पार्ट पे आ जाओ। यस मैम।
15 6 plus 23. मैम 23 कॉमन आएगा। ठीक है, सेकंड पार्ट में हमारे पास है 23 कॉमन। ठीक है, तो 23 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 13 इंटू 2 प्लस 1 है ना। Yes ma'am. By fundamental theorem of arithmetic, this is a composite number. Composite number. वैसे ही सी पार्ट करो। मैम 15 कॉमन आएगा। 15 क्यों? मैम क्योंकि 3 भी कॉमन आ रहा है और 5 भी आ रहा 3 है। कहाँ कॉमन आ रहा है? मैम 2 3 लिखे हुए हैं। लेकिन कहाँ लिखे हुए 2 3? एक ही नंबर में लिखे हुए हैं, दूसरे में तो 3 है ही नहीं। मैम फिर 5 आएगा। वही by fundamental theorem of arithmetic, this is a composite number. Composite number. मैम डी पार्ट में अब कॉमन कैसे निकालेंगे? हाँ, अब आते हैं डी पार्ट में कॉमन कैसे निकालेंगे। 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 10। यहाँ 10 दिया हुआ है, तो 10 और इन नंबर्स में कुछ कॉमन है? मैम 2 और 5 को इनटू करके कॉमन हो सकता है। बिल्कुल, 2 और 5 को इकट्ठा कर लो, फिर वो हम कॉमन ले लेंगे। तो ये 10 हो गया, बाहर यहाँ रह गया ना 5 ना 2, 4 इंटू 3 प्लस 1। 2 3 प्लस 1। समझ में आ गया? यस मैम। अब ई पार्ट। अब ये कैसे करेंगे? मैम कोई भी कॉमन नहीं आ रहा। हाँ, तो इसको कैसे करते हैं ऐसे वाले क्वेश्चन में? ये नहीं कि सॉल्व करो और फिर आंसर निकालो। तो इसमें हम लॉजिकली कैसे डिराइव करेंगे? अगर कुछ कॉमन नहीं आता ना, तो कुछ ऐसा दिया होगा, देखो ये नंबर ना 7 11 13, ये तीनों ही नंबर्स एक कैटेगरी में आते हैं, और वो क्या है? दे ऑल आर प्राइम। प्राइम। और उसके अलावा दे आर, कैन आई से ऑड नंबर्स? यस मैम। और 5 भी ऑड है। यस मैम। अब दो ऑड नंबर्स को आप ऐड कर रहे हो, तो क्या आ जाएगा आंसर? even number. Sum of two odd numbers is an even number, and any even number other than 2 is always composite. Any even number other than 2 is always composite. ठीक हो गया बच्चे? ओके मैम। मैम आंसर यही लिखना फिर इसका? बस, therefore this number is composite. ओके मैम। अब मैं तुम्हें करवाऊंगी √2, वो क्यों होता है, मतलब why √2 is irrational. ओके मैम।
चलो अब हमें करना है हमारे इस चैप्टर का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आता है और जिसको आएगा तो उसका एक सेट पैटर्न है और वो इम्पोर्टेंट भी है, आएगा या 2 या 3 मार्क्स में। ठीक है, आपके पेपर में भी आएगा, आज डीएवी के पेपर में भी आया है। हमारा बेसिक है, मतलब क्वेश्चन प्रूव दैट रूट 2 इज इरैशनल। प्रूव दैट रूट 2 इज इरैशनल। मैं तुम्हें एक्सरसाइज 1.3 करवा रही हूँ। यस मैम। ठीक है, एक्सरसाइज 1.3। फिर ये हैंडआउट जो है ना, मैं कल तुम्हें आगे कंप्लीट करवाना शुरू कर दूंगी। कल ना ऑनलाइन ऑफलाइन ही आना, ऑनलाइन मुझे हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा आपको, क्योंकि कल ना 9th के बच्चों का डीएवी का पेपर है 9th के ना, तो उनके थोड़े बहुत डाउट्स होंगे। आप ऑनलाइन बैठे होगे तो मैं आपको साथ में ये काम करवा दूंगी, तुम्हें और रेयान को। ओके मैम। ठीक है ना, बीच में तुम्हें करवा दिया, तुम रिस्पॉन्स तुम्हारा देखती रहूंगी मैं, और उनके भी डाउट्स लेकर उनको भी कुछ पढ़ाना है तो मैं पढ़ा दूंगी। आप अगर ऑनलाइन ना होगे तो मुझे मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ओके मैम। मैं आपके रिस्पॉन्स को चेक नहीं कर पाती ना। तो इसमें हम प्रूफ कैसे करते हैं बेटा, इसका एक ही सेट पैटर्न है जिसे लिखना है आपको बार बार। जैसे रूट 2 दिया होगा, सेम विल फॉलो फॉर रूट 3, सेम विल फॉलो फॉर रूट 5, वैसे करेगा। जैसे रिप्लेसमेंट्स होती है बस वही करनी है। तो इसमें हम लिखेंगे लेट्स assume that root 2 is rational. Therefore, root 2 is equal to p by q, where p and q are co-prime integers and q is not equal to 0. वैसे तो इसके प्रूफ का हर एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे जरूरी चीज है जो मिस भी हो जाती है, वो है कोप्राइम। अगर कोप्राइम छोड़ देंगे ना तो ये प्रूफ जो है ना, एक तरह से जैसे इसका बेस हमने हिला दिया, इसको हम लास्ट लाइन को जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। तो ये कोप्राइम वर्ड आपके लिए बहुत जरूरी है, इसको भूलना नहीं है। इंटीजर्स है, q इज नॉट इक्वल टू 0, ये 3 चीजें हैं जो आपने लिखनी ही लिखनी है। Let's assume that root 2 is rational, therefore root 2 is equal to p by q, where p and q are co-prime integers and q is not equal to 0. ये लिख दिया हमने। फिर हम लिखेंगे squaring both sides. 2 is equal to p square by q square. समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया बच्चे? यस मैम। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे पास आएगा 2q square is equal to p square. समझ में आ गया बच्चे? यस मैम। अब इसके बाद क्या लिखना है, जब ये लाइन आपकी आ गई ना तो इसमें लिखोगे दिस मीन्स दैट p square is divisible by 2 और p is divisible by 2. क्लियर हो गया इतना? यस मैम। Therefore, p is equal to 2k for some integer k. क्लियर हो गया? p जो है वो 2 का मल्टीपल है, तो 2 का मल्टीपल है तो 2 into k होगा। यस मैम। तो जहां p है वहां पर अब मैंने कर दिया 2k को सब्स्टिट्यूट, तो ये आ जाएगा 2q square is equal to 4k square. 2 और ये 2 कैंसल, तो आपके पास आ जाएगा q square is equal to 2k square. Right? Yes ma'am. So लिखेंगे this means that q is also divisible by 2. मैम q स्क्वायर नहीं लिखेंगे? q स्क्वायर भी लिख सकते हो, q भी लिख सकते हो, बात वही है।
ओके मैम। ठीक है ना, आपने पहले ये तो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा है कि अगर p स्क्वायर होगा तो p भी होगा, तो ऐसे ही q स्क्वायर होगा तो q भी होगा। ओके मैम, लिख लिया। लिख लिया। दिस मीन्स दैट q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। अब इसके बाद लिखोगे, आप कह रहे हो कि p भी डिविजिबल बाय 2 है, q भी डिविजिबल बाय 2 है, और p and q both are divisible by 2। ये क्या है, p and q both are divisible by 2। this contradicts our assumption that p and q are co-prime। This contradicts our assumption that p and q are co-prime. Hence, root 2 is an irrational number। क्लियर हो गया? यस मैम। मैम लिख लिया। लिख लिया। अब ऐसे ही अगर आपको क्वेश्चन नंबर 1 आपकी एक्सरसाइज 1.3 का लिखना है, रूट 5 इज इरेशनल, तो वो कर सकते हो, लिख कर एक बार यस मैम। देखो। सेम टू सेम रूट 5 इरेशनल लिखो, फिर मैं आपको सेकंड पार्ट करवाऊं। समझ में आ गया बच्चे? यस मैम।
समझ में आ गया ना? जहां जहां आपका √5 होगा, √2 होगा, वैसे आप लिखोगे। कैसे देखो, इसमें अगर मैं चेंजेस करती हूँ तो यहाँ पे आप लिखोगे लेट अस अज्यूम दैट √5 इज इरेशनल. √5 is equal to p by q, where p and q are co-prime integers. q is not equal to 0. Squaring both sides, 5 upon 1 is equal to p square by q square. 5q square is equal to p square. यहाँ से हम Yes, ma'am. square is divisible by 5, p is divisible by 5. p is 5k for some integer value of k. 5k square और यहाँ पर 5k, तो ये 25 आ जाएगा, जिसे आप कैंसिल करके 5 लिखोगे. 5 आ जाएगा. So q is also divisible by 5. P and Yes, q ma'am. both are divisible by 5. This contradicts our assumption that p and q are co-prime. Hence, √5 is an irrational number. Irrational number. ठीक है. अब ये तो है, ये बेसिक अगर आता है. इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2. अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो क्या करना है? देखो, इसके ना दो व्यूज हैं. 3 + 2√5 इज इरेशनल, ये आपको बता. ठीक है, 3 + 2√5. अब यहाँ तो या गिवन होगा आपको कि गिवन है √5 इज इरेशनल. अब कहो 3 + √5 इज इरेशनल, जो आसान काम है. वरना अगर ये नहीं दिया होता ना √5 इज इरेशनल, आपको पूरा प्रूफ करना है पीछे वाला साथ. ओके मैम. ठीक है, तो हम इसको लिखते हैं कैसे? इसमें हम वही लिखेंगे, कॉन्ट्रडिक्शन से ही करेंगे. लेट्स एज्यूम दैट 3 + 2√5 is rational. Let's assume that 3 + 2√5 is rational. Irrational. Therefore, 3 + 2√5 is equal to p by q, where p and q are wahi prime integers. q is not equal to 0. यहाँ इसके बाद अब क्या करेंगे? मैम स्क्वायरिंग नहीं करते इसमें. इसमें हम क्या करेंगे? 2√5 is equal to p upon q minus 3. समझ में आ गया? मैम ऐसा क्यों किया है? क्योंकि हमें दिया हुआ है √5 इज इरेशनल, तो उस चीज को हम यूज करेंगे कि ये आपका प्लस माइनस कोई भी हमने रैशनल नंबर किया है ना उसमें, तो वो इरेशनल आंसर ही देगा. ओके मैम. ठीक है. अब मैं क्या करूंगी? देखो, इसमें अब ना हमारी अरिथमेटिक काम आएगी, हमारी कैलकुलेशंस. मैंने लिखा है p - 3q by q. मैम क्यों फिर 2√5 पे तरफ चले जाएगा? नहीं जाएगा. वहां से रूट जो 2 है वो आ जाएगा. √5 यहाँ अकेला रह गया. आप लिखोगे p - 3q by 2q. √5, √3, √2, यहाँ पे जो भी रूट वाला नंबर दिया होगा ना उसको अलग करना है. ओके मैम. ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास. अब आप लिखोगे p - 3q, since p and q are integers, therefore p - 3q and 2q are also integers. Therefore, right hand side is a rational number. Right hand side is a rational number, but √5 is irrational. This is contradictory to our assumption. Therefore, 3 + 2√5 is irrational. ओके मैम.
मैम लिख लिया। लिख लिया इतना। अब ऐसे ही आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, थर्ड क्वेश्चन के तीनों पार्ट्स आप कर सकते हो ना? यस मैम। समझ में आ गया ना कैसे लिखना है? फर्स्ट वाले में तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करनी पड़ेगी आपको। सेकंड वाले में 7 नीचे ले जाना क्यों? हाँ बिल्कुल, और थर्ड वाला तो आपको पता ही है 6 माइनस कर देंगे। ओके। ठीक हो गया बच्चे? यस मैम। इसके बाद एक और क्वेश्चन है जो एग्जाम्पलर में है, मैंने वर्कशीट में दिया हुआ है। प्रूव दैट रूट ए प्लस रूट बी इज इरेशनल गिवन स्क्वायर रूट ऑफ ए बी इज इरेशनल। इसके बाद ना मैं बाकी तुम्हें कल करवाऊंगी। ओके मैम। ठीक है, ये लिख लो इसके बाद कि ये ऑलमोस्ट आपका कवर हो जाएगा सारा क्वेश्चन जो तुम्हारे पेपर्स में आने हैं। और तुम्हारी वर्कशीट जो है वो कल आराम से फिर तुम्हें करवा दूंगी इस क्लास में, इस टाइम पे, फिर ऑफलाइन आना। ओके मैम। मैम ये जो आपने अभी अभी वर्कशीट भेजी उसके अंदर है ये वाली? हाँ, उसके अंदर एक क्वेश्चन है, मैं तुम्हें वही करवा रही हूँ ना, सारे सारे क्वेश्चंस हर एक टाइप के कवर करवा रही हूँ, सो दैट कल पेपर में कोई भी आए तो आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। ओके मैम। तो स्टार्टिंग तो यही करनी है। लेट्स अज्यूम दैट root a plus root b is rational. Therefore, root a plus root b is equal to p by q, where p and q are co-prime integers. Q is not equal to 0. यस मैम। ठीक है, तो अब इसमें हम करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो ये आपके पास आ गया रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर। मैम इधर फॉर्मूला लगेगा ना? हाँ, कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यस, क्लियर हो गया? यस मैम। तो इसके बाद अब क्या करेंगे, देखो रूट ए बी को एक जगह रखेंगे, बाकी सबको वहां ले जाएंगे। टू रूट ए बी इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर माइनस ए माइनस बी। रूट ए बी, अब मैं हाफ बाहर ले लूंगी, पी स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर माइनस ए माइनस बी। ठीक हो गया? ओह यस मैम। ठीक है ना? तो आप लिखोगे हमारा हाफ पी स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर माइनस ए माइनस बी इज रैशनल as P, Q, A, B are integers. ठीक हो गया? यस मैम। But given root AB is irrational. ठीक हो गया? यस मैम। This is contradictory to our assumption. Hence, root A plus root B is irrational. मैम लिख लिया।
लिख लिया। अच्छा, तुम्हारे वर्क हैंड आउट में ना एक क्वेश्चन है जो तुम्हें करना है अभी मुताबिक, वो है क्वेश्चन 23। देखो, 3 raised to power 4 plus 6 raised to power 3 is a prime number, true false। इसको कैसे बताएंगे? ठीक है ना, जैसे कॉम्पोजिट बताना होता था पहले वाले क्वेश्चंस में, वैसा ही सेम क्वेश्चन है। तो इसमें आप बताओ Okay, कॉमन क्या लेंगे? क्या मैम इसमें common? हम 3 कॉमन ले सकते हैं। कैसे? 6 में से क्या ले लेंगे? 2 into 3 का होल क्यूब, है होल ना? क्यूब। 3 हाँ raised to जी मैम। power 4 plus 2 cube into 3 cube। अब 3 क्यूब कॉमन आ गया, 3 plus 2 क्यूब, है ना? यस मैम। चलो, so by fundamental theorem of arithmetic, this is a composite number। नंबर तो ये हम क्या लिख देंगे आंसर? फॉल्स। फॉल्स। क्लियर हो गया बच्चों? यस मैम। ऐसे ही क्वेश्चन 22 देखिए, ये कर लिया आपने? यस मैम। चल 22 देखो, उसने कहा है लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ अ नंबर a is 3, लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ नंबर b is 7, फाइंड लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ a plus b। इस वाले क्वेश्चन को कैसे करते हैं? A में सबसे छोटा प्राइम फैक्टर कौन सा है? बताओ। कोई एक नंबर A मैम है, इसमें सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है? 3 3। और B में सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है? 7। 7। तो ना इसका सबसे इजी वे पता क्या होता है? मैंने A को मान लिया 3 और B को मान लिया 7। ठीक हो गया? इन दोनों को अब ऐड यस मैम। करो, 10। इसको फैक्टराइज किया तो लीस्ट प्राइम फैक्टर क्या आया? 2 into 5। ये ऐसा 2 into 5, 2 और 5 में लीस्ट कौन सा है? 2। 2। समझ में आ गया? तो इसका आंसर 2। यस मैम। ये तो हमने वैल्यूज ली, पर आपको बताना है कि मैम हर बार ऐसा होगा? मैं अगर पूछती हूँ काशिफ हर बार ऐसा होगा तो आप क्या बताओगे मुझे, कैसे समझाओगे? तो इसको हम ऐसे लिखते हैं कि मुझे पता है a का लीस्ट प्राइम फैक्टर 3 है, तो अगर इसमें और प्राइम फैक्टर्स होंगे, अगर इसमें और प्राइम फैक्टर्स होंगे तो 5, 7, 11 वही होंगे। यस मैम। तो a को मैं एक ऑड नंबर कह सकती हूँ। यस मैम। 2 तो इसमें होने से रहा क्योंकि वो लीस्ट 2 3 से छोटा है। ऐसे ही अगर b में लीस्ट प्राइम फैक्टर 7 है तो इसमें आगे वाले नंबर्स 11, 13, 17 यही होंगे। यस मैम। ऑड है, a भी ऑड है, b भी ऑड है, सम ऑफ टू ऑड नंबर्स इज ऑलवेज इवन। इवन। सो अगर सम इवन है तो इवन नंबर में लीस्ट प्राइम फैक्टर क्या आता है? 2। 2। क्लियर हो गया इतना? यस मैम। चलो इसको अब रिवाइज कर लेना, ये आपके पेपर में आएगा ही आएगा ये कुछ। ओके मैम। ठीक है बच्चे, चलो बाय मैम। बाय बच्चे।